प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज ट्रेड एंड कॉमर्स के पार्ट 2 में। हमने पार्ट 1 के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्पेशली पार्ट 2 के अंदर कॉमर्स अपना स्टार्ट करेंगे। भाई कॉमर्स में हम जो आपको बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। और हाँ, पार्ट 1 में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। यार मैं इसलिए कह रहा था आप लोगों से कि आप कमेंट करा करो। हमारा जो है भाई पूरा विश्वास होता है कि भाई कमेंट आएंगे, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। ठीक, कैसे बच्चे हो। चलो हम इस चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ये वाला हम ये सेकंड यूनिट मतलब ये जो है ख़त्म कर देंगे आज सेकंड पार्ट में। फिर हम कल से जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करेगी, क्योंकि भाई आपको भी पता है मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, मतलब CA में परस्यू कर रखा है मैंने। एंड जो है आप लोगों को मिला करेगी वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन। मगर मैं लेता हूँ भाई 110% की गारंटी लेता हूँ, 110% की गारंटी लेता हूँ कि भाई कोर्स मैं आपका कंप्लीट करवाने के साथ साथ 1 से 2 बार रिवीजन भी करवा दूंगा। 1 से 2 बार जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, क्योंकि भाई देखो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 महीने में मैं पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दूंगा और फिर हम करेंगे अपना रिवीजन। भाई देखो मैं जो है पहले फिलहाल बिजनेस स्टडीज़ पे फोकस करूंगा। और हाँ, आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, सभी बच्चे प्लीज़ मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कुछ भी डाउट होता है ना, जैसे सेशन के रिलेटेड हो गया या फिर कुछ और चीज़ पूछनी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मगर सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल लगाने की कोशिश ना कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे मेरे को कांटेक्ट करेंगे 9718040917। एक बार दोबारा से अच्छे से लिख देता हूँ, 9718040917। आपके पास ये जादुई नंबर है, इस पर कोई भी आप डाउट हो वो आप पूछ सकते हो हमसे। हम आपको जो है डायरेक्टली डाउट भी समझा दिया करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यो नोबिता सर के साथ। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। और आप जो है मेरे चैनल पे जाके ना अबाउट सेक्शन में जाओगे तो आपको मेरे को वहाँ पे ना टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। मेरे सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे नोट्स हो गए, और अभी तो फिलहाल मैं ऐसे व्हाइट कलर के नोट दे रहा हूँ, फिर बाद में ब्लैक कलर के नोट्स आया करेंगे, जैसे देखा होगा ना आपने। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैंने सारे ही चैप्टर के अपलोड कर रखे हैं नोट्स। मैं उन्हीं नोट्स से जो है पढ़ाता हूँ, और वो नोट्स आप प्रिंट वगैरह भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। भाई मैं वादा करता हूँ यार, जब तक जिंदा हूँ ना यार, तब तक मैं आपको 100% फ्री दूंगा भाई, ठीक है। क्लासेस कुछ और मत समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। कॉमर्स क्या होता है ना, पहले मेरी भाषा में समझो, ये वाली भाषा आराम से समझ आ जाएगी। भाई कॉमर्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी, भाई आपने कॉमर्स भी परस्यू करी है और सबसे पहले कॉमर्स का मतलब समझ लो। कॉमर्स एक ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि गुड्स को एक्सचेंज या सर्विसेज को एक्सचेंज करने में काम। चलो एक बारी बुक की लैंग्वेज बारी मैं आपको समझाता हूँ कि आपको इससे अच्छे से समझा में आ जाए। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में हमारी मदद करती है, जो भी हमारी नेसेसरी होती है, उसी को हम कॉमर्स कह देते हैं। मतलब भाई देखो साफ सीधी बात है भाई, अगर मैं अब यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो भाई ट्रांसपोर्ट भी एक तरीके की नेसेसरी फैसिलिटी है कि भाई ये चाहिए आपने माल प्रोड्यूस करा तो वहां से लेके मार्केट तक जाने तक आपको भाई 100% आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जो भी फैसिलिटीज आपको गुड्स को एक्सचेंज या सर्विसेज को एक्सचेंज, भाई गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में जो भी सर्विस आपको काम में आती है, जो भी फैसिलिटीज आपको चाहिए, उन्हीं फैसिलिटीज को कॉमर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन दिस। तो यहाँ पे जो है 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। कौन सी भाई, यहाँ पे जो है पहली एक्टिविटीज होती है ट्रेड, दूसरी एक्टिविटीज होती है एक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब आप लोग सभी समझते हो, और एक्सिलरी टू ट्रेड होता है जो ट्रेड करने में जो भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे भाई हमारा हो गया ट्रांसपोर्ट, समझ लो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ट्रांसपोर्ट। भाई ट्रांसपोर्ट, बिना ट्रांसपोर्ट के क्या आप ट्रेड कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे सर। बिना ट्रांसपोर्ट के आप ट्रेड कैसे कर लोगे? ठीक है बेटा, जैसे कि अपना क्या हो गया, अपना ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट के बाद अपनी यहाँ पे हो गई बैंकिंग सर्विसेज हो गई, बैंकिंग सर्विसेज के बाद अपने यहाँ पे हो गई इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई। मतलब ऐसे ही आपकी बहुत सारी अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा इन दोनों को बिल्कुल डिटेल में, चिंता बिल्कुल ना करो भाई। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ और कह दूं कि भाई 5 मिनट पूरा चैप्टर वाइज। भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट थी यार, प्लीज़ अपना ना टाइम जो है कमेंट कर दो कि मतलब आप लोग कब फ्री होते हो, तो मैं उस टाइम पे वीडियो अपलोड करा करूँगा, जिससे आप तुरंत देख लिया करो। भाई देखो तुरंत वीडियो देखोगे, प्रीमियम पे चलती है। प्रीमियम पे मतलब भाई आप लाइव एक तरीके से आपको दिखेगा, जैसे कि लाइव चल रही हो वीडियो। लाइव तो नहीं होती, खैर वो रिकॉर्डेड होती है, बट
आपको दिखा कि लाइव चल रही है तो आप आगे स्किप नहीं करोगे और अच्छे से आपका मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। तो आप इसलिए अपने टाइमिंग कमेंट करना, सब बच्चे ये आपको मतलब भाई टाइमिंग कमेंट ही करना 100% कि भाई मैं आप किस समय फ्री रहते हो, स्कूल्स वगैरह ट्यूशन वगैरह सब बच्चों के लिए, तो आप लोग कब फ्री रहते हो जो हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिससे आप उस समय पे देख पाए। तो चलिए जी, अब हम बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड क्या होता है सर? ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड जो है बहुत ज्यादा जरूरी, एसेंशियल को लिख लेना, जरूरी ऊपर लिख लो, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लो, जरूरी को तो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट ही कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स को बेचना, गुड्स को ट्रांसफर करना, गुड्स को बदलना, उसी को ही हम ट्रेड कहते हैं। बदलना ऐसे नहीं कि भाई किसी से सामान लाए बदला और समझ जाओ, ऐसे नहीं भाई, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूजर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप सभी लोगों ने जो गुड्स बनाए हैं वो आप कस्टमर्स को उपलब्ध करा सको। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है 3 पॉइंट है, देखो। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। भाई इंपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं? जब हम गुड्स किसी दूसरी कंट्री से परचेज करते हैं, और अगर हम किसी दूसरी कंट्री को सोल्ड करते हैं उसे क्या कहेंगे? उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड कहेंगे। और जैसे हम मतलब देखो, गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज नोन एट इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड देखो अच्छे से समझाता हूँ, ये बुक की लैंग्वेज है, नहीं समझ में आएगी, मेरे को पता है ना भाई, मैंने भी कैसे कैसे पढ़ा था ये कौन जाने चलो देखो भाई, जैसे आप ये अपना प्यारा भारत है, ये आप इंडिया समझ लो, ये ठीक है, क्या है इंडिया। आपने ये बाहर जैसे कि चाइना है और यहाँ पे है रशिया। रशिया गलत मत समझना, ठीक है गुरु। चलिए इन देखो, हमने इंपोर्ट ट्रेड किसे कहेंगे? जैसे कि हमने यहां से माल अंदर भेजा तो इसे कहेंगे इंपोर्ट ट्रेड। क्या कहेंगे? इंपोर्ट ट्रेड। और हमने यहां से माल बाहर भेजा, चाहे इसको भेजा चाहे इसको भेजा, दोनों को हम क्या कहेंगे? दोनों को हम कहेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है भाई? समझना, हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इंटरपोर्ट ट्रेड, और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो इंटरपोर्ट ट्रेड होता है, हमने देखो मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। हमने चाइना से परचेज करा और रशिया में बेच दिया, मतलब हमने यहाँ भारत में इसका एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, मतलब भारत में मंगाया नहीं, हमने चाइना से ऑर्डर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर दिया और ऑर्डर देने पे एड्रेस हमने रशिया का डाल दिया, तो भाई बाहर ही ट्रेड हो गया। भाई बाहर से ही परचेज करा और बाहर ही बेच दिया, इंडिया में उसका आना या फिर जाना नहीं हुआ, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड, उसी को हम कहते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। तो देखो बुक की लैंग्वेज पढ़ो, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब जब हमारे भारत में या फिर जो भी कंट्री ट्रेड कर रही है उसकी कंट्री में वो चीज ना आए, ठीक है। इफ गुड्स आर, देखो इफ गुड्स, यार पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए। इफ गुड्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम, एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्रीज इज नोन एज इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। इंटरपोर्ट ट्रेड मैंने आपको समझा दिया, एक बार समझ में ना आए तो मैंने आपको बता रखा है, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे मेरे से बिल्कुल बेझिझक जो भी आपको डाउट आते हैं ना भाई वो पूछ सकते हो, नाम सेव करके रख लो ये, ठीक है। कोई भी डाउट आते हैं पूछ सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं भाई दूसरी चीज पे, अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे सपोर्टिंग जो सर्विसेज होती हैं उन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं। दीज आर एक्टिविटीज विच आर असिस्ट ट्रेड, जो असिस्ट ट्रेड मतलब ट्रेड को जो है करने में मदद करती है। प्रोवाइड फैसिलिटीज लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट मतलब जो है सर्विसेज हैं जिनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है, जिनके बिना क्या नहीं है? जिनके बिना ट्रेड पॉसिबल नहीं है। नॉट ओनली हेल्प टू ट्रेड बट ऑल्सो इंडस्ट्रीज हेड्स एंड हैज द होल बिजनेस एक्टिविटीज। इसका लाइन मतलब का ये है कि यार क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि भाई ये सिर्फ ट्रेड में साबित नहीं करता, मतलब ट्रेड में ये कारगर नहीं होता, ये इंडस्ट्रीज में भी इसका काम आता है। जैसे आप कोई इंडस्ट्री खोल रखी है तो भाई इंडस्ट्री में भी तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, बैंकिंग चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, वेयर हाउसिंग चाहिए, एडवर्टीजमेंट चाहिए, और भाई यहाँ पे ईटीसी लगा लेना, ये जब नोट्स बनाए होंगे लगाना भूल गए होंगे, ईटीसी लगा लेना, मतलब एक्सेट्रा। ऐसे नहीं कि ये 5 चीजें ही अपनी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बहुत बड़ा है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में बहुत सी चीजें आती है, ठीक है। एक बार ही बता दो यार, समझ में आ गया ना। और भाई देखते हैं यार, लाइव क्लास वगैरह भी लिया करेंगे, ठीक है। चलो अब आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा सरल सा भाषा है, सरल सा टॉपिक है। चलिए बेटा,
तो यहाँ पे देखो क्या है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन पर्टिकुलर लोकेशन बट इट रिक्वायर्स बाय मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। गुड्स जो है भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाए जाते हैं, मगर जो गुड्स है, जो वो गुड्स बन रहे हैं वो बहुत सारे लोगों को यूजफुल होते हैं, मतलब जो बहुत सारी कंट्रीज हैं उनमें भाई कारगर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई हर एक कंट्री अपने गुड्स के लिए मशहूर होती है और वो फिर हर देश में अपने गुड्स को सप्लाई करती है। तो यही इस चीज का मतलब है, गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन में बनाए जाते हैं, मगर इट इज रिक्वायर्ड बाय मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो जो है कंट्री के बहुत सारी कंट्री उसको चाहिए होते हैं, मगर वो बनाई एक ही जगह पे जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस। अब भाई हिंड्रेंस क्या होता है भाई, हिंड्रेंस मतलब जल्दबाजी, एक तरीके से समझ लो। जो हिंड्रेंस मतलब होता है ना भाई, देखो आपने ये समझा कि गुड्स जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे बनाए जाएंगे, और गुड्स जब भाई बनेंगे ना, जो गुड्स है जब बनेंगे तो भाई और लोगों को भी इसकी जरूरत होती है, वो खरीद लेते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज से। जैसे कि हमारा भारत भी बहुत सारी लोग चीजें खरीदता है। ट्रांसपोर्ट रिमूव फ्रॉम हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा, इसको लिख लेना, बाधा लिख लेना, ठीक है भाई। नोट्स ये मैं बोल रहा हूँ, आप मेरा यार देखो, मैं अपने भलाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल 100% फ्री में टेलीग्राम पे अपलोड करके, टेलीग्राम जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेट भी मिलते रहेंगे, और ये नोट्स को जो भी मैं प्रोवाइड करता रहा हूँ इनको प्रिंट निकलवा के रख लो। उस पर जो जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ, जैसे बाधा लिखवाया और ऊपर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखवाई हैं, तो वो भी आप उस पर लिखो ना यार, वो आपके पास फिजिकल रहेंगे ना, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। चलो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर है। अब कम्युनिकेशन रिमूव द hindrance of exchange of information between the producers, trade and consumers। जो hindrance मतलब जो communication है, वो जो बाधा आती है कि exchange information की, मतलब जो exchange information है वो मतलब प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स और कम्युनिकेशन कंज्यूमर्स को आराम से बताई जा सकती है। जो भी बाधा है उसको रिमूव कर दिया जाता है कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। चलिए भाई ये चैप्टर बड़ा है, मैं बता तो रहा हूँ, मगर कुछ लोग बनाते हैं 5-5 मिनट की वीडियो, रिजल्ट भी जो बच्चे उनसे पढ़ेंगे 5-5 मिनट का ही आएगा। चलो खैर, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बेकार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाते होंगे भाई, कुछ बाकी मुझे पता नहीं। बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में मतलब क्या होता है भाई, देखो, फंड्स आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। मतलब आप एक लाइन याद रख सकते हो इस चीज के रिलेटेड में, क्या, फंड इज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेसेस। भाई बिजनेसेस का खून होता है फंड, ठीक है। ये जो है मतलब थोड़ा इमोशनल, थोड़ी मतलब कि बढ़िया सी लाइन हो जाती है, टीचर भी रो के नंबर देगा ऐसे मत सोचना, ठीक है। चलो खुश होकर नंबर देगा। फंड्स आर नेसेसरी टू कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटीज। द हिंड्रेंस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग। जो बैंकिंग जो मतलब बाधाएं होती है ना, वो बैंकिंग रिमूव करता है। अब भाई बाधा किस चीज की, भाई अपने चेक यहाँ से ड्रॉ करा, चेक यहाँ से ड्रॉ करोगे तो भाई वहां लेके जाओगे तो यार बहुत टाइम लगेगा, और फिर वो बैंक में प्रेजेंट करेगा। इससे बढ़िया पेटीएम लिया और टक 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 पहुंच गया, या फिर बैंक में गए और वापस उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, एकदम पहुंच गए, ठीक है। तो इसलिए जो बाधाएं होती हैं वो सबको भी रिमूव करता है। भाई बाधा कैसी, रास्ते में मिल जाए गुंडे यो और ले जाएं तुम्हें ठाके, ऐसा नहीं, पैसा ले जाएं, चेक ले जाएं, क्योंकि चेक पे आपने प्रॉपर साइन कर रखे होते हैं और आपने सेल्फ का चेक बना रखा होता है, तो वो जो है बैंक, वो जो है एक तरीके से कॉन्क्लूसिव एविडेंस होता है। वो छोड़ो यार, आप इतना मत समझो अभी। अदर फैसिलिटीज कलेक्शन ऑफ चेक, रेमिटेंस ऑफ फंड टू डिफरेंट प्लेसेस। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर करना, ट्रांसफर फंड को दूसरे प्लेस पे भी कर सकते हो। कमर्शियल बैंक हेल्प इम्पोर्टर्स टू कलेक्टिंग मनी फ्रॉम इम्पोर्टर्स। जो कमर्शियल बैंकर्स होते हैं ना, वो जो हेल्प करते हैं भाई किसी भी सेलर को, किसी भी इंपोर्टर को, जिसको तुमने एक्सपोर्ट करा है, उससे पैसे कलेक्ट करने में। चलिए अब बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का, नो बिजनेस कैन बी अवॉइड रिस्क। जो बिजनेस है वो रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिस्क ऑफ अ बिजनेस। भाई इसमें बहुत तरीके के आते हैं, लाइक जैसे फायर इंश्योरेंस हो गया, थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, ऐसे करके आप बहुत सारे इंश्योरेंस ले सकते हो, ताकि जो है अगर आपका रिस्क हो तो वो आपका रिकवर हो जाए। रिस्क में भी इंक्लूड फॉर थेफ्ट ऑफ गुड, एक्सीडेंट लाइक फायर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंश्योरेंस पे बस इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। भाई ये नोट्स ना सफिशिएंट है, सफिशिएंट बिल्कुल 90+ के लिए। मैंने खुद पढ़ा हूँ 90, मैं आपको क्या ही बताऊँ यार, मेरे आए थे इसमें बिजनेस स्टडीज में 97%, और मैं अभी का ही स्टूडेंट हूँ, 2024-25 का स्टूडेंट हूँ भाई, क्या समझ रहे हो यो। चलिए
इसको अभी हटा देते हैं भाई, फालतू की चीज़ें नहीं लिखते। चलिए वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? हेल्प्स बिजनेस फर्म। भाई देखो मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको बिल्कुल इंटरेक्शन टू इंटरेक्शन होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि बोर हो रहे हो आप क्लास में, ठीक है। चलिए, और बाकी अपनी पेड क्लास लाएंगे तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, है ना भाई। यूट्यूब पे तो मैं हमेशा ही फ्री कंटेंट डाला ही करूंगा, पहली बात मैं पेड लाऊंगा ही नहीं यार कभी, मगर कभी अभी नौबत भी आई तो फिर यूट्यूब पे भी मगर मैं फ्री आया करूंगा। हेल्प बिजनेस फर्म टू स्टोर देयर। भाई वेयर हाउसिंग, भाई वेयर हाउस आप सभी लोगों को पता है भाई, जब बल्क में क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाती है, मतलब जैसे कोई प्रोड्यूसर है वो मजे में कुछ और नहीं, मतलब बनाता चला गया गुड्स को क्या करता चला गया, बनाता चला गया, तो उस केस में वो कहाँ स्टोर करेगा? तो उस केस में बहुत ज़्यादा उसके लिए चुनौती भरा काम आ जाता है कि भाई मैं रखूँ कहाँ इन गुड्स को, तो रखूँ कहाँ, इसी का ही सॉल्यूशन है वेयर हाउसिंग। आप एक प्लेस ले लो, वहाँ पे आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो। बिजनेस फर्म यूज देम इन नीडेड, जब गुड्स की जरूरत हो तब तक के लिए आप स्टोर कर सकते हो, जब जरूरत ना हो, मतलब कि जब अब बिक गया हो गुड्स तो उसको वहां से ऐसे ऐसे करके टम्पू वगैरह से में आप निकाल सकते हो। इट प्रिवेंट द लॉस और डैमेजेस ऑन गुड्स विद स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज। ये जो प्रिवेंट करता है भाई, अब जैसे आपने दुकान में धर रखे हैं गुड्स, भाई दुकान में से चोरी हो जाए, कोई जरूरी है क्या कि नहीं होंगे, चोरी भी हो सकते हैं भाई। और मगर गोडाउन है, वेयर हाउस है, तो वहां से कम चांस है कि यार चोरी होंगे, क्योंकि वहां पे यार एक तरीके से सेफ रखते हो आप, ठीक है। अब एक और आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, एडवर्टीजमेंट। जब तक ये नहीं तब तक बिजनेस नहीं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ प्रमोटिंग वंस गुड्स। किसी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, किसी गुड्स को लोगों के माइंड तक लाने के लिए बहुत ज्यादा अहम रोल निभाता है एडवर्टाइजिंग। हेल्प इन इंफॉर्मेशन द कंज्यूमर अबाउट द फर्म गुड्स, भाई मैंने भी बताया। फॉर प्रमोटिंग सेल्स इट द इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स दैट इज प्राइस फीचर्स मस्ट रीच टू टारगेटेड कस्टमर। टारगेटेड कस्टमर तक उसकी गुड्स की रीच वगैरह को पहुंचाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम में आता है। क्वेश्चन सेशन। भाई क्वेश्चन सेशन में यार देखो, एक मिनट रुकना यार, आंसर ना दिख जाए तुम लोगों को। चलो बस चलो, अब यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन देखो, प्लीज आंसर कमेंट करना आप लोग, ठीक है, तभी भाई वो आता है जुनून कि हाँ कर लूंगा पेपर। द सर्विस ऑफ कॉमर्स विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बिजनेसमैन इज कॉल्ड। जो बिजनेसमैन को एक प्रोटेक्शन देता है कि भाई हाँ तुम्हारा, चलो अब इसके आगे कहूंगा तो आंसर ही पता लग जाएगा। 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करो, वीडियो पॉज करो। भाई अगर आप वीडियो पॉज नहीं कर रहे ना तो यार मतलब सीरियस नहीं हो यार आप, प्लीज यार, जब तक मैं पूरी एफर्ट लगा रहा हूँ तो आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, अरे बोल वो, चलो लगा दिया होगा अभी तक जिन्हें लगाना होगा। इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्यों भाई? इंश्योरेंस मैंने आपको भी बताया, इंश्योरेंस जो है बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करता है कि यार कोई भी रिस्क हो तो मैं रिकवर कर दूंगा। वो बात अलग है, मैंने वेयर हाउसेस में भी ये बताया, मगर वेयर हाउसेस में देखो भाई क्या होता है ना, सर्विस जो कि प्रोटेक्शन देती है, कौन सी सर्विस बोला इनने, सर्विस इंश्योरेंस सर्विस होती है। वेयर हाउसिंग सर्विस सुना है क्या कभी? वो सर्विस नहीं होती, वो रेंट पे ली जाती है, ठीक है। चलो एक मिनट, क्योंकि वो किसी किसी की आउंड भी होती है भाई, आउंड है तो क्या वो सर्विस हो गई? नहीं ना बचुआ। चलिए, नेम द टर्चरी एक्टिविटी विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस मतलब लोगों को जागरूक, लोगों को पता लगाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज जरूरी होती है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी, इसका आंसर सही आंसर है एडवर्टाइजिंग। भाई एडवर्टाइजिंग आप करोगे, एडवर्टाइजिंग करते ही लोगों के पास उसकी क्या पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, लोगों के पास नॉलेज आएगी। देखो सही है बिल्कुल, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव है? एन ऑब्जेक्टिव इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट, वीडियो वैसे 2 पार्ट में हो गई है, मैं 3 पार्ट में तो इसे करना नहीं चाहता, और अभी तो 18 मिनट हुए हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस करने के क्या उद्देश्य हैं? रेफर टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न। मतलब अगर आपको रिटर्न चाहिए बिजनेस करो। द बिजनेस पीपल नीड टू फुलफिल सेवरल ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइवल एंड प्रोस्पर इन द लॉन्ग रन। मतलब अगर लॉन्ग रन में चलना है ना तो जो बिजनेस है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्वाइवल और बहुत सारी अदर ऑब्जेक्टिव्स भी जो है उसे कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। अब अर्निंग प्रॉफिट इज नॉट ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। सिर्फ प्रॉफिट कमाना बिजनेस फर्म का ऑब्जेक्टिव नहीं है भाई। अब एक बार बताओ, आप गुड्स बेच नहीं रहे, अब आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सबसे पहले सेल बढ़ाना। भाई आप सेल कर नहीं रहे, आप प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव कैसे रख लोगे? बताओ ना यार, खुद सोचने वाली बात है। चलो, बट इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये जो है मेन ऑब्जेक्टिव
हो जाता है बिजनेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसा नहीं है यार कि मतलब, एक मिनट, ये कौन सा टॉपिक डाल दिया, चलो पढ़ लेते हैं भाई। वाई इज प्रॉफिट रिगार्डेड एज एन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट क्यों करता है? मैं देखो, इट इज सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। जो बिजनेस पर्सन है उनकी इनकम कहां से होगी भाई? सीधी बात है भाई, बिजनेस की इनकम उनकी इनकम, वही चीज होती है। इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ऑफ मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो बिजनेस की प्रॉफिट की जरूरत है। इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस की एफिशिएंट वर्किंग, ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है किराया देना ऑटो वाले को, भाई वर्किंग ही आपकी एफिशिएंट नहीं हो रही, आपने किराया देना है इसलिए मना कर दिया कि भाई वर्किंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए, इसको किराया देना दे दे बेटे, इसको देना। जैसे पापा मांगते हैं ना बेटा 100 रुपए, वो पापा मांगते हैं, सॉरी बेटा मांगता है, पापा कहाँ मांगते हैं, पापा अंबानी जी अपने हैं। चलो, इट कैन बी टेकन एज सोसाइटीज अप्रूवल ऑफ द यूनिटी ऑफ बिजनेस, यूटिलिटी ऑफ बिजनेस, ठीक है, ये जो है सोसाइटी पे भी निर्भर करता है। इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब भाई बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी तो रेपुटेशन बनाओगे। भाई बिजनेस कमा नहीं रहा, प्रॉफिट चमन हुई, अब तुम लोग बन के जा रहे हो सेठ, ऐसे काम होगा क्या? बताओ रे। चलिए, अब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस के और ऑब्जेक्टिव, अब बिजनेस रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड एंड गोल्स। नीड एंड गोल्स को पूरा करने के लिए बिजनेस को चाहिए होता है। दूसरा, नेग्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ड्यू टू ऑब्जर्शन विद प्रॉफिट अर्निंग इन हार्मफुल फॉर अ गुड्स बिजनेस। देखो भाई, आप पे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा तो आप दूसरे ऑब्जेक्टिव्स को भी हार्म करोगे इसके लिए, ठीक है, क्योंकि भाई पैसा है नहीं इस ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करने के लिए और आप दूसरे ऑब्जेक्टिव में अपनी टांग अड़ा रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा, टांग ही फट जाएगी। चलिए, ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ बिजनेस। मतलब ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ जरूरत होती है? बिजनेस को ग्रोथ वगैरह, मतलब भाई ये सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ हो गया, इस सब में बिजनेस की जरूरत मतलब उस चीज की जरूरत पड़ती है। अब मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट में बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा? इट रेफर टू द पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर के आंखों में अपनी धौंस बना के रखना, मतलब ये जो है मार्केट में अपनी पोजीशन लेना, वेदर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर है या नहीं है। अब दूसरा आता है यहाँ पे इनोवेशन। इनोवेशन, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया एंड मेथड इन वे समथिंग टू डन और मेड। इनोवेशन क्या होता है भाई? कोई नया आइडिया लाना, उसी को ही इनोवेशन कहते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ इनोवेशन इन दिस बिजनेस। इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में देखा कि भाई प्रोडक्ट हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा, इनोवेशन इन वेरियस स्किल एक्टिविटीज एंड नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज में अपनी सर्विस क्वालिटी और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इट इज असर्टेन बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब भाई प्रोडक्टिविटी कैसे कंपेयर होती है? जितना आपका इनपुट है, मतलब जितना आपने जैसे 100 रुपए लगाए और आपको 80 रुपए का आउटपुट मिल रहा है, तो 20 रुपए आपकी प्रोडक्टिविटी है जो भाई आपने प्रोडक्ट पे एक्सपेंड करी है, ठीक है। द मेजर ऑफ एफिशिएंसी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, हर बिजनेस को रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे मशीन हो गई, एंड फंड टू बी एबल टू कंटिन्यू इट दे शुड यूज द एफिशिएंटली। अब देखो यहाँ पे ना यूज देन एफिशिएंटली। अब भाई एक बच्चे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एफिशिएंटली यूज ऑफ रिसोर्सेज और एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंटली होता है जो कि टाइम के रिलेटेड होता है, और एफिशिएंसी क्या होता है? जो कि कॉस्ट के रिलेटेड में होता है, कि मतलब रिसोर्सेज को कम से कम कॉस्ट में यूज करो। और इफेक्टिवली होता है मतलब जितना ज़्यादा से जल्दी आप यूज कर सको उतना जल्दी यूज करो। क्योंकि भाई देखो यहाँ पे टी आ रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम, सी आ रहा है इसका मतलब कॉस्ट। ये मैंने अपना भी जुगाड़ है जो मैंने अपनी 11वीं 12वीं में जो है पढ़ा था। चलिए, अब नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट आता है अर्निंग प्रॉफिट। दिस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न अ रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इंपॉर्टेंट फॉर इट सर्वाइवल। हर बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहिए, रीजनेबल प्रॉफिट ही हो चाहे वेदर वो, मगर उसको अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जरूर से कमाना
चाहिए। मैं बोल रहा हूँ यार, एक बार जब भी आप मेरे से पढ़ लो ना यार, एक बार जरूर रीड करना, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो यार। मैं ऑर्डर दे रहा हूँ अब की बार, क्यों? क्योंकि भाई आप यार नहीं करोगे ना यार, फिर यार दिक्कत आएगी एंड में जाके, ठीक है। तो चलिए, एवरी बिजनेस फर्म नीड मैनेजर टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। अब मैनेजर की परफॉर्मेंस एंड उसका डेवलपमेंट, उसका विकास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एवरी बिजनेस फर्म नीड मैनेजर, हर बिजनेस को एक मैनेजर की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, जो उसको एक्टिविटीज बताए, ठीक है। Therefore, the performance and development of manager is essential in the business। भाई अब डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा, मैनेजर का मैनेज पड़ा हुआ है, सो रहा है, ऐसे थोड़ी काम होता है, ठीक है। चलिए, वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, वर्कर की परफॉर्मेंस एंड उसका एटीट्यूड। एटीट्यूड ऐसे नहीं दो थप्पड़ मारे और एटीट्यूड दिखा रहा है अपना, वहां पे ऐसे एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एटीट्यूड किस चीज की बात कर रहे हैं बताते हैं, ठीक है। एवरी एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट इम्प्रूविंग इट्स वर्कर्स परफॉर्मेंस। वर्कर की परफॉर्मेंस बढ़िया होगी तो वो काम ज्यादा करेगा, काम ज्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेगा, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, कमाई धंधा जेब गरम ज्यादा होगी, ठीक है। दे शुड ऑल्सो ट्राई टू एंश्योर अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ये पॉजिटिव एटीट्यूड इन पार्ट ऑफ वर्कर। ऐसा नहीं कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, दो थप्पड़ मारे वर्कर को और काम करवा रहे हो, वो होता है नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब साथ मिलके काम करेंगे, वर्कर को मोटिवेट करना कि भाई चिंता ना करो, साथ मिलके काम करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। हैं सिंचन की वो देखिए पिक्चर आर की वो आई थी, मतलब पहले रोबोट डेड, हम सब डेड हैं, हम सब डेड हैं, वही वाला समझ लो। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इट रेफर टू द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? मतलब अपना जो ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन यार कैसे समझाऊं, मतलब दायित्व, अपना दायित्व ऑफ द बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम को निपटाने के लिए, किसी बंदे को निपटाने के लिए नहीं, सोशल प्रॉब्लम को निपटाने के लिए। चलिए, अब एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेशन है ये वाला क्वेश्चन सेशन को कहते हैं डीएमडी, मतलब दमदार क्वेश्चन सेंटर। चलिए, सेंटर क्या था, सॉरी सेशन, क्वेश्चन सेशन। चलो पहले पढ़ो और इसको आंसर दो, फटाफट फटाफट वीडियो पोस्ट करो। चलो, पढ़ लिया गया मेरे बाल को। चलिए, ABC लिमिटेड इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस विच इज जस्ट कवरिंग देयर कोस्ट। सो मतलब सिर्फ अपनी कोस्ट कवर करने के लिए वो जो है अपना ऐसा कम प्राइस चार्ज कर रहा है, दैट इट कैन रिमेन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब वो मार्केट में अपना स्टैंड कर सके। ABC अचीविंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अपना कवर कर रहा है, बताओ जल्दी फटाफट, बताओ। वो लो प्राइस में भी बेचने को तैयार है, वो लो प्राइस में भी बेच रहा है, तो मुझे बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है अपना, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, सर्वाइवल। वो मार्केट में सर्वाइव करना चाह रहा है भाई। ग्रोथ प्रॉफिट चाह रहा है क्या? बिल्कुल नहीं चाह रहा, प्रॉफिट का तो हटा ही दो। ग्रोथ चाह रहा है क्या भाई? ग्रोथ तो सभी से आते हैं, ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। नॉन ऑफ दिस तो अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दो, अगर ये नहीं हुआ तो फिर नॉन ऑफ दिस लगाएंगे, ठीक है। नाउ चलो इस पे टिक लगा लेना। चलो, नीचे नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन या प्रॉफिट अर्निंग। जल्दी सॉरी बालको, मैंने यहाँ पे पढ़ लिया। विच ऑफ द कैन नॉट मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का? भाई प्रोडक्टिविटी होता है क्या? बिल्कुल होता है सर, प्रोडक्टिविटी तो होता ही है। तो ये हमने कैन नॉट पूछा है, इसलिए वाला ऑप्शन हटा दो क्योंकि ये होता है। इनोवेशन भाई हमने पढ़ा है, होता है। प्रॉफिट अर्निंग भाई पढ़ा है हमने, होता है। भाई इन्वेस्टमेंट कहीं पे पढ़ा है क्या? इन्वेस्टमेंट कहीं पे पढ़ा है क्या? नहीं सर जी, नहीं पढ़ा। तो पहले का फर्स्ट, सेकंड का भी फर्स्ट, एक बार चेक कर लो, ठीक आ रहा है। चलो, अब बिजनेस रिस्क की बात करते हैं। किस चीज की बात करेंगे मेरे बाल को? बिजनेस रिस्क की। बस अब 10 स्लाइड्स और बची हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट में और वो भी हो जाएगा। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवेंट लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जो भी अनसर्टेनिटी या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। भाई अब एक बात बताओ, आपके गोडाउन में या फिर आपके दुकान में आग लग गई, उससे लॉस हो गया, तो वो बिजनेस लॉस तो है, मगर आपको पता कैसे लगा वो बिजनेस लॉस क्या है? भाई वो अनएक्सपेक्टेड था। क्या आपने सोच लिया था क्या आज आग लगेगी बिजनेस के अंदर, या आप अभी बैठे सोच लो कि भाई 1 हफ्ते बाद मेरे बिजनेस के अंदर आग लगने वाली है? तो ऐसा नहीं होता है। जो अनसर्टेन होता है उसी को कहते हैं बिजनेस रिस्क। इट मे बी ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जो कि हाँ अभी मैं समझाता हूँ, ये वाला पॉइंट ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर स्टार मार्क करो, अभी समझाता हूँ। और ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन फ्रॉम
अदर प्रोड्यूसर। भाई कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया तो भी रिस्क है आपका मार्केट में कि टिक भी पाओगे, आप 2 दिन में ही बंद करके निपट लोगे। और ये वाला पॉइंट अब देखो समझो, इट मे बी ड्यू टू चेंज इन टेस्ट। भाई कस्टमरों का टेस्ट ही चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई आप बना रहे थे वो कटी पिटी वाली जीन्स आती थी ना यार, पहले वो ऐसे करके जीन्स आती थी जो कि कटी पिटी वाली होती थी यहाँ से। अब कुत्ता भी नहीं पूछ रहा उस कटी पिटी वाली जीन्स को। अगर कोई पहन रहा हो तो माफ करना भाइयों, बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई पहन रहा हो तो उसको माफ करना, चलो ठीक है। तो भाई अब वो उसको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा, तो वही बात हो गई कि लोगों का टेस्ट अलग हो गया। टेस्ट अभी हो सब ना लोग पैंट चाट रहे हैं, वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। भाई टेस्ट मतलब लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो लोग पहनना चाहते थे अब नहीं पहनना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम बिजनेस रिस्क कह देते हैं। बिजनेस के लिए ये भी जो है क्या हो जाता है, ये भी एक रिस्क की बात हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी ऑल्सो लीड टू रिस्क। भाई रॉ मटेरियल आप पे नहीं है, भाई आप पे पास कच्चा माल ही नहीं है तो बनाओगे फिनिश गुड्स कैसे? भाई अब एक बार बताओ, आपके पास कच्चा माल आ ही नहीं रहा है तो आप बनाओगे कैसे सामान फिनिश गुड्स? चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क कितने तरीके के होते हैं? स्पेकुलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है? इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस। पहले मैं ये समझा देता हूँ होता क्या है, फिर इसके बाद ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं वो पढ़ते हैं। चलिए तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या होता है भाई? स्पेकुलेटिव रिस्क होता है जिसमें चांसेस होते हैं कि ज्यादा लॉस हो और चांसेस होते हैं कि प्रॉफिट भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल लोग सट्टा लगाते हैं, आईपीएल में पैसा लगाते हैं, तो उसको हम स्पेकुलेटिव रिस्क कह सकते हैं। भाई स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है? स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, उसका मतलब वही होता है सट्टाबाजी। तो भाई सट्टा अगर लगा रहे हो तो उसमें भी रिस्क है। भाई देखो ना, अगर आप सट्टा लगाए तो भाई उसमें दोनों ही रिस्क है। उसमें आपने जैसे कि लगाए 5,000 रुपये तो उसमें दोनों ही रिस्क हैं, या तो 5,000 चले जाएंगे या तो कुछ पैसा समथिंग अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो भाई उसी को हम कह देते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। इट इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एंड एज लॉस, मतलब एज वेल एज लॉस, गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अराइजेस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन मतलब डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये यार खैर आप शायद 12th में पढ़ोगे तो वही चीज़ है इकोनॉमिक्स में। तो यार ये शायद वही चीज़ है, मतलब शायद नहीं, ये चीज़ तो वही है, मगर मार्केट कंडीशन आप किसे पढ़ोगे? 12th में पढ़ोगे शायद, डिमांड एंड सप्लाई। चलो अब इसमें भी पढ़ा देता हूँ। अराइज ड्यू टू चेंज, भाई लोगों का डिमांड अलग हो गई, प्राइस अलग हो गई, तो भी भाई स्पेकुलेटिव ही तो हुआ। स्टॉक मार्केट है भाई, वो मार्केट पे चलता है, मार्केट कंडीशन जैसी हुई वैसा उस पर निर्भर करता है, गेन होगा या फिर एज वेल एज या फिर लॉस होगा। तो प्योर रिस्क क्या होता है भाई? अरे यार कट लग गया इस पे। प्योर रिस्क क्या होता है? प्योर रिस्क होता है इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है लॉस होगा या लॉस नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट का कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ लॉस का होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चांसेस ऑफ फायर और थेफ्ट। भाई अब एक बात बताओ, चांसेस ऑफ फायर हो गई, ठीक है, अगर फायर नहीं हुई तो प्रॉफिट होगा क्या? कतई नहीं होगा प्रॉफिट। फायर नहीं हुई तो लॉस नहीं होगा, है ना, वही चीज है, लॉस नहीं होगा। और अगर हो गई तो लॉस होगा, क्या इसमें कोई प्रॉफिट मिला है क्या? अगर फायर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो इसे हम कहते हैं प्योर रिस्क और इसे कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क। बस एक बात ध्यान रखो, स्पेकुलेटिव में रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और इनकम भी हो सकती है, और जो अपना प्योर रिस्क है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर रिस्क, नाम से पता लग रहा है प्योरली रिस्क है भाई इसमें, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क के नेचर क्या होते हैं? बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब भाई जरूरी नहीं है कि ये लॉस हो या ना हो, इट डिपेंड्स अपॉन नेचुरल कैलेमिटी, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्राइसेस, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा are some example of uncertainty which is created risk for business cause outcome of this future event which are not known। जो कि फ्यूचर इवेंट पर निर्भर करता है, फ्यूचर में होने वाले कार्यक्रमों से निर्भर करता है, अभी का इसका वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है। रिस्क आर एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। भाई हर बिजनेस में लॉस तो होता है, तो भूल जाओ कि लॉस नहीं होगा। एवरी बिजनेस है सम रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है। लॉस की बात अलग हुई, सॉरी मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। यहाँ पे रिस्क मतलब रिस्क हर बिजनेस में होता ही होता है। भाई अब एक बात बताओ, आपके पापा ने जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध की डेयरी खोली, तो क्या भाई रिस्क नहीं है क्या कि पैसे जो आपने डेयरी में लगाए, जो आपने फिर जो डेयरी खरीदी, या तो चलो अपनी भी थी, तो उसमें तो फिलहाल कुछ लॉस नहीं होगा, रिस्क नहीं है। मगर ऐसा नहीं हो सकता भाई जो आपने दूध खरीदा है भाई वो तो भाई रिस्क पर लिया हुआ, क्या पता दूध बिके या ना बिके, क्या पता दूध बिके ना बिके। अब कुछ समझदार बच्चे कहेंगे सर भैंस ही खरीद ली हमने, अब बताओ भाई भैंस खरीद ली तो भाई आप पे ये निर्भर करता है क्या भैंस खरीदने के बाद भी दूध बिकेगा कि नहीं बिकेगा? तो वही बात है बेटा, इसमें एसेंशियल कंडीशन होता है कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट वेरी
करता है, जो कि रिस्क होना ही होना होता है। अब नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस एंड साइज ऑफ बिजनेस आर मेन फैक्टर विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रिस्क इन अ बिजनेस। जो भी बिजनेस में रिस्क होता है ना, उस अमाउंट को डिटरमाइन, जो बिजनेस में रिस्क होता है वो जिसको डिटरमाइन कौन करता है, वही करता है नेचर इज मेनली फैक्टर विच इज डिटरमाइन, मतलब जो कि मेनली लोग यही चीज फेवर करते हैं कि हम पहले अपना जो रिस्क है उसका अमाउंट निकाल लें। तो प्रॉफिट इज रिवॉर्डेड फॉर नो रिस्क। देखो यहां पे क्या होता है, प्रॉफिट इज, भाई देखो आपने रिस्क लिया इसलिए ही प्रॉफिट हुआ। आपके पापा ने दूध की डेयरी खोली तभी आपको प्रॉफिट होगा, रिस्क लिया उन्होंने तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर वो डेयरी खोलते ही नहीं, वो रिस्क लेते नहीं, तो क्या प्रॉफिट होता? क्या बिल्कुल नहीं होता सर। चलिए वही बात है, नो रिस्क नो गेन। यार मैंने एक जिम पे लिखा हुआ देखा था, क्या होता है वो, क्या हेडलाइन होती है यार वो, मतलब कुछ ऐसी करके होती है वो, नो पेन नो गेन, हाँ ये होता है शायद, है ना। इसमें है नो रिस्क नो गेन। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इट इज चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट के चांसेस। ये वहां सोचना सर प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर ऐसे ना करो यार, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क होता क्यों है भाई? नेचुरल कॉज हो जाए, मतलब भाई अर्थक्वेक आ जाए, जैसे ये हो रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी चीज हो गई, नेचुरल कॉज है। ह्यूमन कॉज, कुछ लोगों ने करके आपको ऐसा कर दिया जो कि बिजनेस रिस्क में आ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई लोग आ गए, ये मोर्चा उठा रहे हैं, बिजनेस क्लोज करो, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज द बिजनेस, है ना। तो बस वही चीज है, यहाँ पे जो है ह्यूमन कॉजेस भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉज भी हो सकते हैं, मतलब कि टैक्स बढ़ जाए आपका बहुत ज्यादा, भाई बहुत कुछ ज्यादा ही टैक्स बढ़ गया तो भी है, तो आपका भाई बिजनेस का रिस्क ज्यादा है। भाई जहाँ पहले 500 रुपए कमा रहे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने 500 रुपए कमाए, आपको 100 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। अब समझो वो 300 रुपए हो गया टैक्स, तो हो गई ना फिर बल्ले बल्ले, यानी 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। पहले कहाँ आपको सिर्फ 100 रुपए देके यानी 400 प्रॉफिट हो रहा था, अब आपको कहाँ 200 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। तो बस यही चीज है। और अदर कॉजेज में और कोई कॉज आ जाएगा, जैसे जो भी अदर भी कॉजेज होते हैं। चलिए भाई समझ तो आ रहा है ना यार चैप्टर, वैसे आसान है, कुछ भी ज्यादा चीज है नहीं इस चैप्टर के अंदर, मतलब चीजें तो बहुत है इसमें मगर हार्ड चीज कुछ नहीं है। चलो आंसर है बाकी नीचे, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट और आंसर दो। चलिए पढ़ लिए क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चों, पढ़ लिए क्या क्वेश्चन? चलिए अब भाई पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, बिजनेस रिस्क कब नहीं अराइज होगा, कब नहीं अराइज होगा? चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, भाई गवर्नमेंटल पॉलिसी होगा तो रिस्क अराइज होगा, बिल्कुल होगा सर। अभी पढ़ा है हमने, जो अगर टैक्सेस वगैरह बढ़ गए तो हमारा रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। गुड मैनेजमेंट, चलो यार एक मिनट के छोड़ो। एम्प्लॉय डिसऑनेस्टी, भाई एम्प्लॉय धोखाधड़ी कर रहे हैं बिजनेस के साथ, 100 रुपए का माल अपने घर पे लेके जा रहे हैं, बिजनेस को बता रहे हैं तो 2 रुपए का ही माल लेके गया था, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। पावर फेलियर, मतलब पावर आपकी कम हो गई, तो भाई ऐसा नहीं, गुड मैनेजमेंट एक रिस्क नहीं हो सकता, इसके वजह से रिस्क नहीं हो सकता। भाई आपका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, जैसे घर में फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस चल रहा है और वो उसका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है ना, तो फिर उस केस में यार समझ लो ना, थोड़ा समझो यार, ठीक है। इतने बड़े हो गए हो, 11वीं में आ गए हो, ठीक है। चलो व्हाट डज रिस्क एम्प्लाइज, व्हाट डज रिस्क एम्प्लाइज, अब इसका मतलब क्या है सर? पहले मतलब तो समझा दो गुरुजी इसका, चलिए समझाते। चलिए अब इस क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्क कब होगा, इन चारों केसों में से रिस्क कब होगा? तो भाई देखो, अब प्रेडिक्टेबल हैपनिंग, जो आपने चीजें सोची वही हो गई, तो कैसे रिस्क हो रहा है? क्या नहीं हो रहा। मतलब रिस्क ऐसा नहीं है कि भाई आपने सोचा और वो हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉस सोचा वो हो गया, मगर आपने लॉस सोचा होगा तो कोई इतना पागल तो है नहीं कि भाई लॉस सोच के भी अपना गोडाउन में माल रखा हुआ है वो लेके कहीं और चला जाएगा, तो फिर इससे भी ऐसा जरूरी नहीं है कि रिस्क हो। चलो इसको बाद में पढ़ते हैं। इसमें देखो फेवरेबल आउटकम, जब आपने सोचा 100 रुपए कमाऊंगा मैं इस साल और 100 ही कमा लिए, भाई फेवरेबल आउटकम, जितना ज्यादा आप सोच रहे थे उतना ही आउटकम हुआ, तो भाई ये भी हमारा जो है रिस्क इसमें एम्प्लॉय नहीं होगा। चांसेस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के चांस है, तो क्या रिस्क है इसमें? नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे हो गया डेंजर्स ऑफ लॉस। भाई देखो साफ सीधा यार, बच्चा भी पढ़ेगा ना तो उसको यही बताएगा डेंजर ऑफ लॉस, ठीक है। चलिए देख लो, पहला गुड मैनेजमेंट, दूसरा डेंजर ऑफ लॉस। चल अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, ठीक है। अब स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, अब लगा लो भैया, अब आप करोगे अपना खुद का बिजनेस, ओके ओके। चलो अब करोगे बेटे खुद अपना बिजनेस। अब बिजनेस गुरुजी हम कैसे कर लेंगे यार, हमें तो बिजनेस का ए भी नहीं पता है, यानी बी भी नहीं पता है, यानी सी भी नहीं पता है, ABC आते ही कब है, भी आता है बस। चलो स्टार्टिंग अ बिजनेस, बेसिक फैक्टर, बेसिक फैक्टर क्या है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। सिलेक्शन ऑफ लाइन बिजनेस,
मतलब फर्स्ट थिंग आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि आप किस नेचर का गुड्स बेचोगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे, मतलब किस नेचर का बिजनेस करोगे, किस टाइप का बिजनेस करोगे। दूसरा साइज ऑफ फर्म सेलेक्ट करोगे, मतलब कितने लोग काम करेंगे, क्या साइज रहने वाला है बिजनेस का, वो सब आप सेलेक्ट करोगे। साइज ऑफ फर्म एंड स्केल ऑफ द ऑपरेशन विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना आप लेवल ऑफ प्रोडक्शन करोगे, मतलब यही सब है इसके अंदर। अब साइज भी पहले आ गया सिलेक्शन लाइन बिजनेस, दूसरा आ गया साइज ऑफ द फर्म, अब तीसरा आ जाएगा अपना क्या, तीसरा आ जाएगा चॉइस ऑफ, यार इसमें व्हाइट पेन यूज करना पड़ेगा, एक मिनट, चलिए, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब ओनरशिप कैसे बनाओगे। द चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल डिपेंड अपॉन सच फैक्टर लाइक लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लायबिलिटी ऑफ ओनर्स। मतलब देखो भाई आपको ओनरशिप डिपार्टनी है, तो भाई ओनरशिप करोगे तो भाई एलएलपी बनाओगे क्या, यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाओगे क्या, यानी लिमिटेड लायबिलिटी कैसे रखनी है। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें आपको ये चीज चूज करनी पड़ती है कि भाई ओनरशिप आप रखोगे तो रखोगे कैसे यार। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, अब बिजनेस सोच लिया कहाँ करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, साइज क्या रखना बिजनेस का, अब लोकेशन मतलब बिजनेस करोगे कहाँ। An important factor to be considered is that place where the enterprises are located. Goods location decision significantly boost a company's long-term performance. Long-term profession यार क्या कह रहा हूँ बार बार, परफॉर्मेंस इस पे जो निर्भर करती है। भाई देखो ना, आप गलियों में जाके अपनी फैक्ट्री खोल दो, कोई गलियों में जाके, तो कोई आएगा क्या, कत्ता ही नहीं आएगा, कुत्ता पूछेगा क्या, घंटा नहीं पूछेगा। चले, फाइनेंसिंग द प्रोस्पोजिशन यानी फाइनेंसिंग द कंसीडर विद प्रोवाइडिंग द नेसेसरी कैपिटल फॉर स्टार्टिंग, मतलब जो भी आपने बिजनेस वगैरह सेलेक्ट करा है उसमें फाइनेंसिंग आपको कितनी वगैरह करने की जरूरत है यहाँ पे पड़ने वाली है, इसी को ही हम यहाँ पे मानते हैं। अरे यार पेन फिर से चेंज करूँ ब्लैक वाला, चलो। फिजिकल फैसिलिटीज, अब फिजिकल फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज इंक्लूड मशीन, जो भाई मशीन वगैरह आप खरीदोगे और एंड इक्विपमेंट खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, या फिर सपोर्टिंग सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसीडर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी चीज जरूरत होती है उन फिजिकल फैसिलिटीज को भी आप इकट्ठा करोगे। जैसे भाई आपका हो गया मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे जो अपनी एसेट्स होती हैं उनका आप लोग अरेंजमेंट यहाँ पे करोगे। अब प्लांट लेआउट, भाई आपने प्लांट सोच लिया कि ये प्लांट लगाऊंगा, प्लांट मतलब भाई पौधा नहीं कि आप लगा रहे हो आम का पौधा, ऐसे नहीं, प्लांट मतलब जो आपने मशीनरीज वगैरह लगाई है उन प्लांट की यहाँ पे बात करी जा रही है। द एंटरप्रेन्योर शुड ड्रॉ अ लेआउट प्लान शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ द फैसिलिटीज, आप कैसे कैसे जो है बिजनेस वगैरह करोगे उसका भी आपको एक प्लान प्रॉपर यहाँ पे बना लेना चाहिए। अब ज्यादा नहीं है, बस कुछ और बचे हैं यहाँ पे, कौन सा पेज है, 15, बस खत्म, ये लास्ट 3 है, समझ लो इनको। Competent and committed workforce. Every enterprises need competent and committed workforce to perform various activities so that physical and financial resources are convertible into desired output. जो आपको आउटपुट चाहिए उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए आपके लिए एक इफेक्टिव competent and committed वर्कफोर्स होने चाहिए। मतलब जो भाई यूँ बोले कि हाँ यार हम तो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे बिजनेस के लिए, तो वही जैसे ही बिजनेस के लिए लोग अपना डिजायर्ड आउटपुट जो आपको चाहिए होता है वही दिलवाने में बहुत ज़्यादा कारगर होते हैं। टैक्स प्लानिंग, भाई आप टैक्स कैसे छुपाओगे नहीं, टैक्स कैसे भरोगे अब इसे सीए का दिमाग लगा रहे हो। चलो, टैक्स प्लानिंग, देयर आर नंबर ऑफ टैक्सेस एंड लॉज ऑफ द कंट्री, दे आर इन्फ्लुएंस्ड एट ऑलमोस्ट एवरी एक्सपेक्ट ऑफ फंक्शनिंग मॉडर्न बिजनेस। ठीक है भाई, ये बात करी हमने इसमें। अब लॉन्चिंग द एंटरप्राइजेस, अब एंटरप्राइजेस को फाइनली स्टेप आ गया, अब लॉन्च कर दो। अब लॉन्च कैसे करोगे, एंटरप्राइजेस शुड गो अहेड एक्चुअली लॉन्चिंग ऑफ द एंटरप्राइज लाइक आफ्टर डिसीजन एंड रिलेटिंग अब फैक्टर बिटवीन द टेक, जो भी आपने ऊपर फैक्टर्स वगैरह लिए हैं उनको लेने के बाद अब जो है आप बिजनेस जो है अपना लॉन्च कर दो। तो आई होप ये वाला चैप्टर आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया। पहले रुको भागो मत। मैं बस ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगली क्लास में भाई देखो, एक दिन छोड़ के मैं एक दिन वीडियो डालूंगा, मगर मैं गारंटी लेता हूँ आपका 100% मैं इस कोर्स जो है कंप्लीट करवा दूंगा और एग्जाम से पहले 2 से 3 बार मैं रिवीजन भी इसकी पक्का करवा दूंगा। और ये नौबित भाई आपके साथ हमेशा खड़े हैं। और आप मेरा टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम पे सारे नोट्स हैं, आप इसका प्रिंट निकलवाओ। और यार एक रिक्वेस्ट यार, प्लीज यार, दिल ये जो बन रखा है ना, ये जो दिल है भाई, इससे एक रिक्वेस्ट निकल के आ रही है, प्लीज यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज यार, मैं भी एक सीए का स्टूडेंट हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़ के यार पहले आपकी वीडियो बना रहा हूँ, तो यार प्लीज यार एक लाइक यार, प्लीज यार लाइक करो और प्लीज यार
कमेंट तो अपना जरूर करना यार। कमेंट से यार मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मैं हर कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। मेरा कोई भी कमेंट बता दो जो कि मैंने रिप्लाई ना किया हो, 100% मैं लाइक भी देता हूँ उस कमेंट पे, मैं उस कमेंट को मतलब वो भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। कमेंट लाइक भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। और सब्सक्राइब यार प्लीज़ यार, सब्सक्राइबर्स यार देखो जब तक नहीं बढ़ेंगे और स्टूडेंट्स पे तक ये वीडियो पहुंचेगी नहीं, और स्टूडेंट्स तक ये वीडियो नहीं पहुंची तो मेरा मोटिवेशन डाउन, और मोटिवेशन डाउन तो कल से वीडियो बंद। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, बट यार प्लीज़ यार ये लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत अच्छा लगता है यार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर नंबर 2 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बढ़िया से पढ़ो और अपना जो है भाई आपका नाम रोशन करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।